शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाते हैं। आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, मुल्तान कासिम बेला में एक लर्जा देने वाला वाक़या हुआ, जहां देवर ने अपनी भाभी को कत्ल किया और उसके बाद उसने वही कातलाना हमला अपनी बीवी पर किया। कहा जाता है कि वो उसको बचाने आई थी और अब ये शाखसाना कोई नाजायज़ ताल्लुकात का है या कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी, इसको इन्वेस्टिगेट करेगी टीम मुजरिम कौन। आज पहुंची है थाना कैंट मुल्तान। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो मकतूला के शोहर हैं यास्मीन बीबी, जिनका कत्ल हुआ, बेरहमी से जिन्हें कत्ल कर दिया गया। तो जो इस वक्त कातिल जिसे हम कहेंगे उनके भाई भी हैं और जो मकतूला हैं उनके शोहर भी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी शादी को कितना टाइम मुझे हुआ? हो गए हैं 22-20 साल हो गए हैं। 22-20 साल हो गए हैं शादी को। तो अब ये छोटे भाई की लाते टूटी थी ना, ससुराल में छाल मारी थी। अच्छा, तो नहीं मैं अच्छा जी, 22 साल आपकी शादी को हो गए हाँ हैं। जी। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 5 हैं। 5 बच्चे हाँ हैं। जी। तो मतलब आपके बच्चे तो बड़े बड़े होंगे माशाल्लाह। हाँ, बड़े बेटे हैं। बड़े बच्चे 2 हैं। बेटे हैं जी। तो ऐसा क्या मामला हुआ, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो जो भाई था वो आपका छोटा भाई था हाँ जी। जिसने ये कत्ल हाँ जी, किया हाँ है? जी। तो क्यों मतलब इस नहज पे बात पहुंच गई कि मतलब कत्ल ही कर दिया गया? आपको क्या अब लगता है क्या हुआ? ये सर वो ऐसे है कि खर्चा हम चलाते थे इनके घर का, वो भाभी भी दे देती थी, मैं भी दे देता था उनको पैसे। तो जिद्दी भी था थोड़ा सा भाई, तो इसलिए है ना, ये हालांकि सही चल रहा था घर भी, मैं काम पे था, ये अचानक हुआ है ऐसे, ठीक है ना। अचानक सही चल रहे थे, सही रह रहे थे बिल्कुल। मैं जब काम पे गया हूँ तो पीछे भाभी से पैसे मांग रहा था, तो भाभी ने ये बात करी कि कोई नहीं है पैसे अभी तरफ भाई, आप चले दिन लाएगा काम पे से, जो मैं रात को मिलने थे काम पे से। तो ये अचानक ऐसे हुआ है काम। नहीं तो वो आपका भाई कोई काम नहीं करता? वो पहले गार्ड पे था काम अपना, फिर उसके बाद उसके बच्चे रूस के बैठ गए थे, तो फिर अपना उधर गया बच्चों को लेने, बच्चे नहीं भेजे गए थे। तो फिर उसके बाद उसे पहले महीने में दूसरे महीने में उसकी लातों का मसला बन गया था। फिर वो बच्चों का खर्चा, मकान का किराया हम ही चलाते थे उनके साथ। तो वो आपके साथ नहीं रहता था? नहीं, वो मकान ऐसे अलग अलग ले रहे थे। अलग अलग मतलब साथ साथ हैं लेकिन अलग हाँ अलग जी, मकान है। हाँ जी। तो उसकी शादी को कितना टाइम हो गया था? उनकी शादी को हो गया तकरीबन 10 साल हो गया। 10 साल मतलब उसकी शादी, उसके कितने बच्चे थे? उसमें 3 बच्चे थे। 3 उसके 3 बच्चे हैं। तो मतलब अभी भी मेरे सवाल का जवाब मतलब आप नहीं दे पा रहे कि ऐसी क्या वजह हुई, मतलब 20 साल जिस औरत का एक साथ रहा, आपके साथ भी, आपके भाई के साथ भी, वो आपका छोटा भाई था, बड़ों के लिए जो छोटे होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, और जिस तरह हमारे माशरे में कहा जाता है भाभी माँ की जगह होती है। बिल्कुल, बड़ी हम भाभी। भी ऐसे ही कहते ठीक हैं। है। तो मैं बार बार आपसे एक ही सवाल कर रहा हूँ कि 20 साल की कुर्बत, कि लाजमी सी बात है 20 साल बाद आपका भाई जो आज जितना बड़ा है उतना बड़ा तो नहीं होगा, वो बहुत छोटा होगा 20 साल पहले जब आपकी शादी हुई। तो मतलब 20 साल एक रिश्ता कायम रहा, आपका भी और आपके भाई का भी। ठीक है। तो ऐसी क्या वजह हुई खलील के मतलब वो इस नहज पे पहुंच गया कि उसने वो अपनी माँ जैसी भाभी को कत्ल कर दिया? नाज़रीन, इस वक्त जो खातून मेरे साथ मौजूद हैं वो मतलब एक जो कि मकतूल हैं, जो उनका कत्ल हो चुका, जो इस दुनिया में नहीं है, वो उनकी देवरानी हैं, और एक जो बच गई फरहाना बीबी, उनकी ये जेठानी है। मतलब एक घर का हिस्सा थी, एक साथ एक अरसे से रही। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बीबी, क्या कहेंगी, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 13 साल हो चुके। आपकी शादी को 13 साल हो गए। फरहाना की जो आपका देवर था उसकी शादी को 10 साल हो गए। वो जो आपकी बड़ी भाभी थी यास्मीन, उनकी शादी को 20 साल हो गए। मतलब 13 साल से आप इस ख़ानदान का एक हिस्सा हैं। जी। तो क्या कहेंगी कि मतलब जो देवरानी जिठानियों का रिश्ता होता है वो बिल्कुल करीब का रिश्ता होता है, बिल्कुल। हर चीज़ एक दूसरे से कही भी जाती है, चाहे वो अपने मियाँ की कोई शिकायत क्यों ना हो, उसकी होती कोई है। बुराई क्यों ना हो, बंदा जी। कर देता है कि भाई वो तेरा देवर ऐसा है, तेरा जेठ ऐसा है। हाँ जी, तो ऐसे ही। आपको क्या लगता है कि ये जो वाक़या हुआ इसकी वजह क्या थी? वजह हमें इतना मालूम नहीं हुआ कि आखिर इतने दिनों से बात पैसे की ही चलती रही है। पैसे उसने अपनी बहन के पास रखे हैं, खलील की साली के पास, यास्मीन बीबी ने।
अपने भी और उसके भी। मतलब वसीम ने अपने हाँ पैसे जी। बड़ी भाभी को यास्मीन को दिए, उसको कहीं दिए, मेरे- उसने अपने अपनी बहन के पास रखवा रख दिए। तो इस पैसों को लेके उसकी ना कुछ अरसे के बाद टांगे टूट गई वसीम की, गिटे दोनों ही क्रैक हो गए थे। तो वो तो कैसे वो- हुए थे, क्या हुआ था वो? ससुराल में जाके उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। अच्छा, मतलब दिमागी सूरत हाल दिमाग उसकी की पहले सूरत से ही हाल खराब है। खराब हो चुकी थी। अच्छा खासा था, शुरू से ऐसा नहीं था वो। जब से उसकी टांगे टूटी वो मेंटल हो गया था, जैसे एक दिमागी मरीज बन जाता मतलब है। बीवी बच्चे नाराज होके अपने घर मैके चले चले गए, गए हाँ थे, जी। तो उसको लेने के लिए ये जाता है, हाँ जी, और जब वो उसकी बात नहीं मानते नहीं मानते तो तो वहीं उसने- धमकी देने के लिए वो वहां से छलांग लगा देता है, छलांग लगा जिसकी देता वजह है। से उसकी दोनों टांगे टूट जाती हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर उसको ले आए उधर से जाके, हम दोनों ने, खलील की बीवी ने और मैंने रल मिल के उनका साथ दिया कि छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, चलो अपने बच्चों को तो संभालेगा। हमें नहीं पता था कि ये अपने पाँव पे खड़ा होता ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। तो अब वो ठीक हो गया था? अब वो हमारी नज़र में तो वो ऐसे ही चलता था कि दरवाजे तक उसे आने में भी 15-20 मिनट लग जाते थे। बहुत आस्ते चलता था, और इतना बड़ा काम कर जाएगा, हम अब तक भी नहीं इस बात को मान पा रहे हैं कि इतना बड़ा काम वो कैसे कर गया। नहीं बीबी, आपको लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए वो 2 लाख रुपए थे ना, कुछ मतलब 2 करोड़ 1.5 लाख रुपए थे 1.5 उसके, लाख रुपए, जिसमें से 1.5 2 लाख 35,000 पे वो खा चुका वो था। पहले खा चुका हाँ था। जी। और अब उस पे भी जो कहा जाता है, जितने भी लोग बताते हैं कि वो 2 लाख या 1.5 लाख रुपए थे, तो उस भाभी ने यही कहा था कि अच्छा ठीक है, मतलब मैं तुम्हें दिलवा देती हूँ। वो रोज जाती थी अपनी बहन के पास, अच्छा। तो वो कहती थी कि उसके पैसे उसको लौटा दें, मेरे चाहे बाद में आप दे देना। तो वो कहती थी बैंक में आपके बॉन्ड हो गए हैं साल के लिए, अच्छा। साल के बाद आपको पैसे मिलेंगे। वो कहता था कौन सा ऐसा बैंक है, मुझे लेके चलो कि जो मेरी मुश्किल में बैंक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं हाँ, देगा। तो अगर आप वो पैसे बाउंड करा दें तो वो तो फिर साल बाद ही मिलते हैं। हाँ जी। लेकिन जब आप किसी के पास अमानतन वो पैसे रखवाते हैं तो हाँ जी। वो तो उसको तो ये चाहिए नहीं कि मतलब वो पैसे जाके बाउंड करा दे, क्योंकि उस पर तो प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जी हाँ। तो यहाँ तो तो- फिर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी गलती उनकी भी है, थोड़ी हाँ सी जी, नहीं हाँ बोल के जी, बहुत हाँ बड़ी जी। गलती है। अमानत में खयानत तो गलती है। गलती है। अचानक तो हो गया, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अचानक किस वजह से, उसे पैसे ना देने की वजह से उसने कत्ल कर दिया? पैसों ये थोड़ा जिद्दी था वो, थोड़ा सा। ठीक है, मतलब वो उसने वहां तो वो कत्ल कर दिया, लेकिन उसने अपने बीवी पे भी हमला किया, और वो हाँ। बिल्कुल वो कातलाना हमला ही था। जी, वो जी। तो अल्लाह ने टाइम पे मतलब वो हॉस्पिटल मेरे ले भाई जाया ने फिर मेरे पे कॉल करी है कि ऐसे घर में वाकई हो गया, बच्चा तक मेरा काम पे, मैंने अपने बच्चे को यही कहा तेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, उसे मैं लेके निकला हूँ काम पे से। मतलब आपका बच्चा कितना बड़ा है, जो बड़ा वो बच्चा? 18 साल का है लड़का। मतलब माशाल्लाह जवान है आपका जवान है, बच्चा। बराबर में थी। ठीक है, मतलब वो भी खुद भी काम करता है। हाँ जी। तो मैं वो यही तो कि जो आपका भाई था वो भी एक बालिग आदमी था, शादीशुदा था, बच्चों का बाप हाँ था, जी। तो क्या मतलब अभी तक आप इतना टाइम गुजर गया इसको, मतलब आपकी जो बीवी थी वो कत्ल हो गई, ठीक है, तो अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि क्यों? नहीं सर, मैं ऐसी कोई बात नहीं देखी थी मेरे पे, बताऊँ। मतलब जो सुनने में आ रहा है, कहा जाता है कि मतलब कुछ ताल्लुकात थे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी उसमें से। कोई भी मतलब देखें, एक चीज़ हो गई, लेकिन जो आज आपके साथ हुआ है, ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता एक वाक़या हुआ माशरे में, एक बुरा अमल है ना, ये जो वाक़या हुआ ये एक बुरा अमल है, ठीक है। आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को एक अवेयर करना कि खुदारा जो आज हुआ है, आज आपकी एक छोटी सी बात से शायद किसी के दिल पे वो गुजर जाए और वो दोबारा कल को कोई ऐसा वाक़या ना। सर मैंने ऐसी देखो ज़मीन पे बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना, जो बात मैंने कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात नहीं देखी थी बीच में। मैं ठीक है, जब भी ये वाक़या हो गया अच्छे भले सही चल रहे थे, मेरा वही बात जवाब आपसे है कि मैं काम पे था, इस तरह हो गया। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी बातें। ये वो सबसे मुतासिरा शख्स वो हैं कि जिन्होंने मतलब जहां अपने भाई, सगा भाई 20 साल, बल्कि शायद उससे भी पहले से ये तो पाल रहे होंगे, बड़ा भाई है, और वो बीवी जो इनकी, जिसको 20 साल हो गए थे शादी को, मतलब आज बच्चे जवान हैं, उसका कत्ल हुआ उस औरत का। तो जो भी ये मतलब एक इखलाकी गिरावट है, जैसा कि मतलब इस तफ्तीश में आईओ से भी हमने बात की, तो जो कुछ पता चल रहा है वो तो इंतहाई मतलब शायद बताने के भी काबिल नहीं है कि हमारा मुआशरा और हमारी इखलाकी गिरावट आखिर किस हद तक, किस नहज पे पहुंच गई है। उसकी गिरावट की भी कोई मतलब कोई मेरिट ही नहीं रहा कि किस तरीके से हम रोज़ बरोज़ गिरते जा रहे हैं।
तो तफसीलात आगे जानने के लिए हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना कैंट में और मेरे साथ जो मौजूद हैं वो आईओ हैं इस केस के, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब इकबाल साहब। तो उनसे पूछते हैं, क्योंकि जो आईओ होते हैं वो सारे केस की तफ्तीश करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इन तक ये रिपोर्ट आई, फिर किस तरह से इन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई, क्या कहेंगे, कैसे मतलब ये आप तक रिपोर्ट पहुंची, 15 चली, आप वकूए पे पहुंचे, क्या केस था इसके शुरू से ज़रा इसको तफसील से बताएं। ये 15 की कॉल पे हम मौके पे पहुंचे तो ये 2 लोग मजरूब थे और एक मौके पे ही जाँ बाक हो चुकी थी औरत। तो मजरूबों को हमने फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल भिजवाया और जो मकतूला थी उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल भिजवाया। बाद में इसकी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि जो मुल्जिम था वसीम, उसके अपनी भाभी के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। नहीं, एक बेहतर किस हिसाब से, कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे या कोई मतलब किस किस्म के बेहतर ताल्लुकात थे? तो वही कि उसके साथ रिलेशन था। सही। तो जिसकी बीवी को पता चल गया, इस बिना पर उसने जो है ना मतलब घर में लड़ाई झगड़े शुरू होने हो गए और फिर उसने अपनी भाभी को कत्ल कर दिया और उसकी बीवी उसको, वो भाभी वही जिसके साथ ताल्लुकात थे। ठीक है, ताल्लुकात थे। और बाद में उसकी बीवी छुड़वाने के लिए आई तो उसने उसे भी मारने की कोशिश की। जो इकबाल साहब, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मतलब ताल्लुकात जिसके साथ नाजायज़ थे उसको तो कत्ल किया, उसके बाद अपनी बीवी को क्यों कत्ल कर दिया? बीवी उसको छुड़वाने के लिए आई ना, बचाने के लिए आई उसकी भाभी को। सही। तो उसे खदशा था कि ये कहीं बाद में मेरे लिए गवाही दे या इसको आगे ना चलने में ठोस सबूत पुलिस को फराहम करे। तो मतलब उसने पहले भाभी को कत्ल किया, मतलब उस पर छुरी फेरी है, और फिर उसके बाद अपनी बीवी जो उसकी अपनी बीवी थी जो छुड़वाने आ रही थी, जो ये सारा मामला चल रहा था उस वक्त, तो उसने उस पर भी वार किया। जी, उस पे भी वार किया जो कि जख्मी हुई। ठीक है, और उसके बाद फिर उसने अपने आप को भी जख्मी कर दिया, अपने आप को भी मारने की कोशिश की। मतलब वो लगता है कि उस वक्त उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, इनको भी मार दिया, मैं खुद को भी खत्म कर लूं, खुद वो खत्म कर दूं ताकि मामला यहीं खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन मतलब वो दोनों उस वक्त जख्मी थे, मतलब आपने मौके से उन दोनों को मतलब फौरी तौर पर रेस्क्यू किया, निश्तर भिजवाया गया, जो डेथ हो चुकी थी उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम किया। उसके बाद मतलब आप लोगों ने जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें सामने आई हैं? वही जो पहले मैंने आपको बताया है, मोहल्ले के लोगों ने, और इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई, उसकी बीवी ने भी यही बताया कि इसके भाभी के साथ जो है ना ताल्लुकात थे, रिलेशन थे, जिसे हम मना करते थे। इसी बात पे घर में अक्सर औकात जो है लड़ाई झगड़ा रहता था हमारा, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। तो वजह अनाद मतलब हम इसे यही कहेंगे कि वो जो मतलब ताल्लुकात थे उसकी वजह से मतलब इस हद पे पहुंच गई कहानी कि उसने उसको भी ख़त्म कर दिया और मतलब अपनी बीवी पे भी मतलब कातलाना हमला किया, फिर ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाया। तो इसकी वजह अनाद यही हमें नज़र आती है। बिल्कुल यही है। मतलब आपकी जो तफ्तीश मतलब रिश्तेदारों से जो मुद्दई हैं, मतलब जो उसके वालिदैन होंगे जो भी, तो वो भी यही इसको मानते हैं सारे? जी बिल्कुल, तकरीबन मोहल्ला पूरा इस बात को मानने के लिए तैयार है। अच्छा, कि मतलब ऐसा उनके इल्म में था। जी तो नाज़रीन, जो इस वक्त हम देखते हैं हमारे मुआशरे में जो एक इखलाकी गिरावट है और जो एक बेहरारफी पे चल पड़ा है मुआशरा, तो यही वजूहात नज़र आती हैं जो कि अक्सर केसेस में हम देखते हैं। तो ये सवाल मैं इस वक्त मुआशरे पर छोड़ता हूँ और उन इदारों पर छोड़ता हूँ जो कि ये सारा इसको सेटल्स करते हैं। तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमें हर किस्म के इस किस्म के शर से बचाए, महफूज रखे। देखते रहिए मुजरिम को। जी तो नाज़रीन, इस वक्त थाना कैंट के एएसपी, एक नौजवान एएसपी हलार खान चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं वो मौके पर पहुंचे, किस तरह कॉल चली और सारे वकूए का उन्हीं से तफसील से पूछते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से वक्त निकाला। तो
کیا مطلب میں تھوڑا سا اس کیس کو شروع سے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ کیسے مطلب پولیس پرفارم کرتی ہے, کیسے ابتدائی تفتیش ہوتی ہے. اچھا, اس کا اسٹارٹ ایسے ہوا تھا کہ ایز آلویز جس طرح پولیس کو موسٹلی بتانے کے کمیونیکیٹ کرنے کے 2-3 طریقے ہی ہوتے ہیں, یا آپ 15 کریں, یا آپ پولیس کے پاس چلے جائیں, یا ہمارے جو دوسرے پورٹلس ہیں آن لائن ان پہ آپ کمپلین کریں. تو یہ کال بھی ہمیں 15 سے ہی موصول ہوئی تھی. ان کے علاقے کے لوگوں نے 15 کی کال کی تھی. جب پولیس وہاں گئی تو ملزم جو وسیم تھا اس نے تب تک اپنی جو بھابھی تھی اس کا گلا کاٹ دیا تھا, اور بڑا ہی گھنونا ایک اس نے عمل کیا تھا, بہت گندے طریقے سے اپنی بھابھی کا قتل کیا. اور وہی حرکت اس نے جو ہے اپنی بیگم کے ساتھ بھی کی, اپنی بیوی کے ساتھ. اس پہ بھی اس نے چھری پھیری اس کی گردن پہ, پر فارچونیٹلی اس کے بھائیوں نے وہاں انوالو ہو کے اور لوگوں نے وہاں اس کی بیگم کی جان بچائی. اور اینڈ میں اس نے, بڑے اتفاق کی بات ہے کہ اینڈ میں اس نے اپنی گردن پہ بھی وہی چھری دوبارہ پھیری. اور کیونکہ وہاں لوگ موجود تھے تو انہوں نے تو اس وقت اسے بھی بچا لیا, اس کی بیگم کو بھی بچا لیا, بٹ البتہ اس کی جو بھابھی تھی اس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو. اچھا خلاص صاحب, کیا کہیں گے وجہ اعنات کیا لگتی ہے, ابتدائی تفتیش پولیس کی کیا کہہ رہی ہے؟ پولیس کی ابتدائی تفتیش تو 2-3 اینگلز پہ تھی. اس میں ایک اینگل تو یہ تھا کہ ان کی کوئی ذاتی رنجش ہو سکتی ہے, یا کوئی پرسنل انمیٹی کا ایشو ہو سکتا ہے, کوئی آپس میں ان کا بھابھی کا یا دیور کا کوئی آپس میں ایشو ہو سکتا ہے. پر پولیس کی تفتیش کے مطابق ہمیں بات یہی سمجھ آئی کہ ایک تو وہ جو ملزم تھا وسیم, وہ کافی ٹائم سے کوئی نوکری یا کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا تھا, وہ مینٹلی ڈسٹرب تھا بہت زیادہ. اور اس میں اس بات کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس وقوع سے 6 سے 7 مہینے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ کیا تھا خودکشی کا اپنے سسرال کے گھر سے, جس میں اس کی ٹانگوں پہ چوٹیں آئی تھیں اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ بھی گئی تھی نیچے سے. تو اس کا ایک مینٹل ایشو بھی تھا, مطلب وہ ایک ذہنی مریض تھا. وہ ذہنی مریض بھی تھا, اور اس کے فائنینشیل ایشوز بھی تھے. وہ جو اس کی بھابھی تھی وہ ان کو کافی ٹائم سے سپورٹ کرتی آتی تھی, کچھ نہ کچھ ان کو پیسے اس کے بچوں کو دے دیتی تھی, اور اس کو بھی دے دیتی تھی, فیملی اس کی چلاتی تھی. کچھ ٹائم سے اس کی بھابھی نے بھی انکار کر دیا تھا کہ نہیں میں آپ کو نہیں چلا سکتی, میں اپنا گھر چلاؤں گا آپ کا. تو وہ رنجش بھی تھی, اور وہ مینٹلی ڈسٹرب بھی تھا. اس کی اپنی پرسنل فیملی لائف بھی, فائنینشیل لائف بھی ٹھیک نہیں تھی, جس کی سارے یہ ریزنس ملا کے جو اس نے گھنونا ایکٹ کیا, وہ سارے ریزنس اس کے یہ ملا کے بنتے ہیں. آئی تھنک. اچھا صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, مطلب ایک طرف سے ایک اینگل سے یہ بھی نظر آ رہا ہے, مطلب آپ کے آئیو نے بھی اس کو کہا کہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی تھے اس کے. یہ بات ہمارے سامنے بھی آئی تھی, یہ کچھ لوگوں نے کہی تھی, پر اس کے کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں تھے ہمارے پاس. نہ تو وہ بھابھی رہی, نہ وہ بندہ خود رہا. تو ایسی بات کو پہ پانی ڈالنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس بات کو نہ کیا جائے, کیونکہ کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ملے ہمیں اس بات کے. اور اگر ایسا کچھ تھا تو وہ اس نے مارا کیوں, مطلب. لیکن اگر ہم اس کو اسی پہ رکھیں کہ وہ ایک ذہنی مریض تھا, اب آپ کیا مطلب یہاں میسج دیں گے کہ ایک عرصے پہلے مطلب اس کی بیوی بچوں کو لے کے ناراض ہو کر وہ چلی جاتی ہے, اپنے میکے چلی جاتی ہے, اور پھر وہ شخص, وہ ذہنی مریض, وہ اس کو لینے جاتا ہے, اور وہاں جو اس کے سسرال والے ہیں اس کو ساتھ بھیجنے سے انکار کرتے ہیں, اور اس پر وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر نہیں دو گے تو میں اپنی جان لے لوں گا, اور وہ ایسا اٹیمپٹ کر بھی لیتا ہے, وہ اوپر سے چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے, اور جس کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اب تو اس بندے کے ساتھ بالکل نہیں اپنی بچی بھیجنی چاہیے تھی, کہ جب کہ ایک کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ بندہ واقعی ذہنی مریض ہے جو اس حد تک جا سکتا ہے, تو کل کو وہ آپ کی بچی کے ساتھ بھی یا اپنے بچوں کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, جو کہ اب آپ دیکھا فیوچر میں وہ نظر آیا کہ اس نے سب کے ساتھ ہی سب کچھ, جو کچھ وہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا. وہ تو وہاں لوگ پہنچ گئے کہ اس کی بیوی کو بچا لیا گیا, اس کو بچایا گیا, ریسکیو کیا گیا, ورنہ تو شاید وہ اور بھی آگے اگر وہاں لوگ نہ پہنچتے. اصل میں اس میں ہوتا ہے ایموشنل ایلیمنٹ نا, کیونکہ جب ہم نے اس کی وقوع کی تصدیق کی جو 6 مہینے پہلے ہوا تھا, تو اس نے جب چھلانگ ماری تھی اپنے سسرال کے گھر سے, تو اس نے یہ کسی کو شو نہیں کیا تھا کہ آئی ایم مینٹلی ڈسٹرب, بلکہ اس نے تو اپنے سسرال کو یہ شو کیا تھا کہ آئی لو مائی وائف, میں اتنی اپنی محبت کرتا ہوں اپنے وائف اور بچوں سے کہ میں ان کے بغیر مر جاؤں گا, میں خودکشی بھی کر لوں گا. تو وہ انہوں نے آبویسلی مجبور ہو کے اپنی بیٹی کو دوبارہ اس کے ساتھ بھیج دیا, جس طرح پاکستانی سوسائٹی میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر آباد ہو, بسا رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیگم اور بچوں کے لیے خودکشی تک کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مار دے گا, تو انہوں نے اپنے بچے بھی اس کو دیے, لے جانے دیے. پر اس میں اینڈ میں ایشو یہی ہے نا کہ میں تو عوام کو تو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ فائنینشیل ڈپینڈنس جو ہے نا وہ آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کر بھی دیتی ہے. آپ اگر گھر پہ فارغ بیٹھے ہیں, آپ کوئی کام نہیں کر رہے, آپ ہیں بھی تندرست صحت مند جوان ہیں, میرا یہ میسج ہے کہ آپ فائنینشیلی ڈپینڈنٹ صرف خود پہ رہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, کیونکہ فائنینشیل انڈیپینڈنس اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو پھر آپ کی مینٹل ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے, اور آپ پھر ایسے بھی کوئی ایکٹ کر لیتے ہیں
जिनका नतीजा फिर ऐसा होता है जो आपके साथ। अच्छा चलें, मैं यहाँ 1 मिनट के लिए कह देता हूँ कि भाभी को तो इसलिए कत्ल कर दिया हाँ जी, कि भाई वो उसके पैसे वापस नहीं दे रही थी, वो मियाँ बार-बार बीवी की मांग रहा लड़ाई था। हो रही थी। अच्छा, दोनों लड़ाई मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही थी। वो उसे कह रहा था कि तू उसके यास्मीन के पास जा, उसे कह के मेरे पैसे आज ला के दे। वो कह रही थी कि पैसे आपको मिल जाएंगे, अभी वो सो रही है। जब जैसे ही उठते हैं ना उसकी बहन के पास, दोबारा हम जाते हैं तो बस पता नहीं फिर किस बात पीछे इनकी लड़ाई हुई है। हर कोई दोपहर में अपने अपने घर सो रहा था। सही। उस वक्त मैं भी अपने घर में सो रही थी, मुझे इस बात को कोई इल्म नहीं है और कोई आवाज़ नहीं उसकी आई। उसकी अपनी बेटी 12 साल की मेरे पास भागी आई है। इसका बड़ा बेटा, बड़े से छोटा बेटा घर में सो रहा था, मौजूद है अंदर कमरे के अंदर, तो उसको भी किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई। तो जब बच्ची ने आके मुझे कहा कि चाची जल्दी उठो, अम्मी को मार दिया, मैंने कहा इसका मियाँ, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता, कोई आवाज़ तो आती, कोई तो बात होती। लेकिन जब हम गली से बाहर निकले तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था उधर। तो हमने कोशिश की है कि अल्लाह करे जिंदा हो इसे निश्तर तक मैं पहुंचा दूं, लेकिन जब मैंने उसका जाके चेहरा पकड़ा तो वो उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी। तो जब हमने पलट के उसकी तरफ देखा है, वसीम के घर की तरफ, तो उधर से चीखो पुकार की आवाज़ थी और वो कमरे में से चीखती हुई बाहर निकली। उसे ऐसे चिपका हुआ था, वो छुरी फरहाना के हाथ में थी, कट रहा था उसका हाथ, पर उसने छोड़ी नहीं है। तो जैसे उसने हाथ डालने की कोशिश करी उसकी गर्दन में कि मैं इसे सुराख में ही हाथ डाल के इसे मार दूं, तो मेरे मियाँ ने उसको लातों से मारा है, उसे गिरा दिया नीचे और उसकी फरहाना की बाजू पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया धक्के दे के। उसे मैंने पकड़ लिया। तो इतने माजरा हम देख सकें भाई, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसे शख्स को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो भी मामला हुआ, मतलब एक अदम बर्दाश्त का शख्स आना। मैं अपने हर प्रोग्राम में एक बात करता हूँ कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, कि आखिर अदम बर्दाश्त हम क्यों नहीं बर्दाश्त करते, कोई भी मामला होता है उस पर बात क्यों नहीं करते। और यहाँ भी जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि वो एक जहनी मरीज़ है बंदा, कि जिसकी वजह से मतलब वो पहले भी इस किस्म की हरकत कर चुका कि बीवी बच्चे उससे इतने तंग थे कि वो नाराज़ होकर अपने घर जा चुके थे। जब वो उसको मनाने जाता है और उनके साथ वो वापस नहीं भेजते, तब भी वो वहीं मतलब जाके एक जैसे धमकी होती है कि मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा, और उसके बाद वो छत से छलांग लगा देता है और दोनों उसकी टांगें टूट जाती हैं। ये इस वाक़े से पहले की बात है। अब उस वक्त तो हमें और ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए था, ख़ानदान के बड़े लोगों को और ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए था, उसका इलाज कराना चाहिए था, ना कि मतलब यहाँ देखा गया कि मतलब उस बीमार शख्स के साथ, उस जहनी बीमार आदमी के साथ उस बीवी को दोबारा भेज दिया गया और आज फिर उसका जो भुगतना पड़ा वो इसी ख़ानदान को भुगतना पड़ा कि एक जो बड़ी भाभी वो कत्ल हो चुकी, दूसरा उसकी अपनी बीवी बहुत ही बुरी हालत में मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। आज मतलब ये ख़ुद भी अपील करते हैं जो कि इसके सगे खून के रिश्ते हैं कि वाकई मुजरिम को कैफे के तार तक पहुंचना चाहिए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो कातिल है उसका मतलब दूसरा भाई मेरे साथ मौजूद है, जो कि मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स था। उससे पूछते हैं कि आया कि उसने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम शकील, क्या कहोगे जब आप मौके पर पहुंचते हो? सबसे पहले पहुंचने वाले आप थे शख्स, तो मतलब आपने क्या देखा, क्या हो रहा था, किस तरह से मतलब आपने, एक तो वो जो बड़ी भाभी थी आपकी वो तो कत्ल हो गई थी, लेकिन जो वसीम की बीवी थी फरहाना, उसको मतलब कहा जाता है कि आपने बचाया मौके पर, मतलब उसको रोका, वरना तो शायद आज वो भी ना होती इस दुनिया में। तो वो सारा तफसील से मुझे बताओगे थोड़ा सा। सर जी, मैं गंदुम पे सुहाने गया हुआ था चक्की पे, तो वहाँ मल्ले में शोर पड़ा, लड़का भाग के आया गंदुम चक्की पे, उसने कहा भाई तेरी भाभी मार दी। मैं मौके पे पहुंचा, उसका गला कट गया था यास्मीन का। मैं उधर रोना शुरू हो गया। फिर वो अंदर से फरहाना ऐसे आई है रिड़ती हुई, भाई मुझे बचाओ, ये छुरी ले रहा था मतलब उस पर भी हमला कर चुका था? उसका नल फाड़ने लगा था हाथ से। मैंने इसको लातों मुक्कों से मारा वसीम को, उसको मैंने बचा लिया। तो उसको फिर मैं निश्तर ले आया उठा के फरहाना को, उधर पुलिस आ गई। अच्छा शकील, मुझे ये बताओ, आपसे छोटा था वो? हाँ जी। ऐसी क्या वजह, मतलब लाजमी सी बात है भाई जो होते हैं वो बिल्कुल साथ होते हैं हमेशा से, फिर मतलब एक टाइम गुजरा आपका, बड़ी भाभी को भी आप अच्छे से जानते होंगे, मतलब उसकी बीवी जो फरहाना है उसको भी आप जानते हैं, आप खुद भी मतलब शादीशुदा आदमी हैं, आप भी बच्चों के बाप हैं। हाँ जी। तो ऐसा क्या लगा कि क्यों मतलब इस हद तक कहानी पहुंची कि बात यहाँ तक पहुंच गई कि कत्लो गारत पर आ गई? सर जी,
میں نے پرانا مکان بیچا تھا، ان کو آئے تھے 2-2 لاکھ روپے، اس کے پیسے بھابھی یاسمین نے اپنی بہن پہ رکھوائے تھے فرجانہ پہ، تو یہ پیسے لینے گیا تھا دوپہر کو، جو ملا بتا رہا ہے، تو بھابھی نے کہا بھائی وہ بینک میں پڑے ہیں ابھی نہیں وہ دیں گے، میں لا دوں گی، تو پھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو وہ وسیم کے پیسے تھے ہاں وسیم کے، جو اس نے اپنی بھابھی یاسمین کے پاس ہاں، رکھوائے تھے، بس۔ اور وہ ان کے ڈیمانڈ کرنے گیا تھا کہ وہ میرے پیسے ہاں، مجھے واپس پیسے دیں۔ دو، وہ کہہ رہی بھائی ابھی میں سوئی پڑی ہوں، میں ٹھہر کے جاؤں گی، ٹھیک ہے، تو یہ اٹھایا، پھر اس کے بعد میں تھا نہیں، اس نے پیچھے سے کام کر۔ اس نے انکار تو نہیں کیا کہ میں تمہارے پیسے نہیں دیتی، ہاں، یا انکار مطلب نہیں وہ اس نے یہی کہا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، تم نے ہاں۔ مجھ سے ڈیمانڈ کیے، میں تمہارے پیسے تمہیں لا دوں گی، ہاں جی۔ ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد، تو اس پر اتنی زیادہ کہ مطلب اس نے یہ- اپنی بھابھی کو قتل ہی کر دیا۔ چلیں یہاں ہم 1 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں کہ بھائی شاید چلیں دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ صرف ایک اس پہ ایکسکیوز پہ اس نے اس کو قتل کر دیا، ہاں جی۔ لیکن اتنا کیا کہ مطلب اپنی بیوی پہ اس نے حملہ کر دیا، ہاں۔ پھر خود کو بھی مارنے کی اس وقت کوشش کی تھی اس نے۔ وہ دماغ سے پاگل ہو چکا تھا، ویسے ہو گیا وہ، اتنا ہی نہیں میری بیگم کو بھی مارنے کی دھمکی دی تھی، وہ کہہ رہا میں اس کو بھی مار دوں گا، میں نے کہا اس کو تو ہاتھ لگا کے دکھا، تینوں کو کہتا تھا وہ تینوں کو نہیں، مار۔ تو شکیل میں صرف اتنی سی بات کروں گا، جہاں بڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں، ہم جی۔ اکثر اپنے ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ اپنے بچوں پر، اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان پہ نظر رکھیں، دیکھیں، تو اتنے عرصے سے کچھ تو ایسا پل رہا تھا نا، ان کہانی کے- یہاں تک پہنچ گئی، آپ نے اگر وہ واقعی اس نہج پہ پہنچ گیا تھا، اس کی دماغی صورتحال، تو آپ کو اسے اپنی فیملی سے دور رکھنا چاہیے تھا، ہاں جی۔ بلکہ اس کی اپنی بیوی کو بھی اس کے گھر والوں کو بلا کے کہنا چاہیے تھا بھائی اپنی بہن کو لے کے جاؤ، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور بات میں نے بھائی کو کہا تھا اس کو نیڑے نہ رکھ، مکان دور لے لے، اس نے مجھے بھی نیڑے بلا لیا تھا، میں رہتا تھا اپنا بستی شور کوٹ، ادھر سے مجھے ادھر بلا لیا بھائی اکٹھے رہیں گے، اب مجھے اس بات کا سر جی بالکل نہیں پتا تھا یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا، اس کا پلان تھا جو بھی تھا وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، باقی جو بھائی بات کر رہا ہے اس یہ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ تو کیا کہیں گے، تھا تو وہ آپ کا بھائی ہے، تو اب سزا ملنی چاہیے اسے۔ سزا ملنی چاہیے اسے، جی تو ناظرین آپ اس نے کو اللہ سنی، نے سزا دے دی۔ یہ سگے بھائی ہیں ان کے جن سے میں بات کر رہا تھا، تو مطلب یہ خود مانتے ہیں کہ واقعی اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر کسی بھی انسان کی دماغی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک پہنچ سکتا ہے، تو خدارا مطلب اس کے لیے ہاسپٹلز موجود ہیں، اس کے لیے سائیکائٹرسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، اس کو مطلب اگر وہ کوئی ایسے جرم کی اس میں لگ جاتا ہے، لت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جرم، تو پھر یہ ادارے موجود ہیں، پولیس اسٹیشنز موجود ہیں، آپ اس سے پہلے کوئی بڑا قدم وہ اٹھائے تو پہلے ہی کچھ نہ کچھ کر لیں، تاکہ اس نہج پہ نہ پہنچ جائے بات کہ پھر اس کے بعد نہ کہنے کو کچھ رہے، نہ آپ کے پاس باقی کچھ رہے۔ جی تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں تھانہ کینٹ میں، اور میرے ساتھ SHO تھانہ کینٹ عادل کھچی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ کھچی صاحب کس طریقے سے یہ کیس رپورٹ ہوتا ہے، وقوع پھر کیسے پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ یہ سر بن فائر کی کال ہوتی ہے، جس میں پہلے جو کال چلتی ہے کہ ڈبل مرڈر ہو گیا ہے، تو اتنی بڑی اطلاع تھی، سارے افسران رش کر کے وہاں پہنچے، SP صاحب، ASP صاحب، تمام دفتری، وہاں پر جا کر پھر انہوں نے اپنا موقع دیکھا، موقع دیکھ کے تو اس میں جو ایک عورت مرڈر ہو گئی تھی، ایک زخمی تھی، اور ان کو بھجوا دیا گیا تھا نشتر ہاسپٹل جا چکے تھے، ہاسپٹل ریسکیو کیا جا چکا تھا۔ ریسکیو کیا جا چکا تھا، قاتل تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا موقع سے، اس کو بھی ریسکیو کیا گیا، وہاں پہ ہاسپٹل بھجوایا گیا۔ اس کے بعد سر جب تفصیل اس کی سامنے آئی تو تفصیل یہ آئی کہ جو قاتل تھا وسیم، اس کے اپنی بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور اکثر اوقات وسیم اور اس کی بیوی کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، بھابھی کے ساتھ بھی وہ لڑتی تھی، دیورانی کے ساتھ اور اپنے میاں کے ساتھ بھی لڑتی تھی۔ ایٹ دا اینڈ وہ شخص تنگ آ گیا، اس نے کہا تم دونوں ہی فارغ ہو، جبکہ اس کی بھابھی یہ کہتی تھی کہ اپنی جو ہے بیوی اس کو ڈیورس کر دو۔ اچھا یہ بھابھی کہتی تھی؟ یہ بھابھی کہتی تھی کہ اپنی بیوی کو ڈیورس دو اور تم بس میرے لیے رہو۔ بس وہ تنگ آ گیا، اس کا ذہن گھوم گیا،
उसने दोनों को मारने की कोशिश की। तो वजह अनाद यही बनी। वजह अनाज यही बनी। इससे कबल भी इसने जो ना इसकी बीवी लड़के गई इसी मामले में 7-8 माह कबल, तो इसने अपने ससुराल गया, उन्होंने बच्ची ना भेजी तो इसने ऊपर दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, तो इसके ना घुटने टखने जो है ना वो टूट गए थे और वो चल फिर भी सही नहीं सकता। अच्छा खिची साहब, मुझे ये बताएं, मतलब जिस तरीके से लगता है इसका बैकग्राउंड लगता है, मतलब जहनी मरीज हो चुका था ये इंसान। एग्जैक्टली जहनी मरीज ठीक हो है। चुका था। अब हमारे मुआशरे में कि वो वहाँ अपनी ससुराल जाता है और वो अपने बच्चों की डिमांड करता है, जो कि औरत पहले से तंग थी तो वो अपने घर गई थी। एग्जैक्टली। ठीक है, वो भी नहीं भेज रहे थे तो इसने धमकी दी मैं ये कर दूंगा। अब वो धमकी देने के बाद उसने उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि वो कूद गया और उसने दोनों टांगें तुड़वा ली। अब एक ऐसे जहनी मरीज के साथ उन्होंने फिर अपनी बच्ची भेज दी। बस मजबूरी में बच्चे थे, फिर बच्ची भेज दी उन्होंने। अच्छा फिर उसके बाद जब उसने इनको मर्डर किया है, अपनी तरफ से मार चुका था दोनों को जी, फिर उसने अपने आप के ऊपर भी मर्डर अटेम्प्ट की, यानी कि खुदकुशी की कोशिश की। उसने अपना भी गला जो है ना वो भी काटा, लेकिन बच गया। वो उसको भी रेस्क्यू किया गया। उसको भी रेस्क्यू किया गया। मतलब एक होता है ना कि दीन तो रोकता ही रोकता है, लेकिन जो मुआशरा है वो भी तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इस किस्म के ताल्लुकात इस्तेमाल करें। लेकिन सर इसमें ईमान की कमजोरी भी तो आ जाती है, शैतान हावी भी तो हो जाता है सर, वो भी तो एक ट्रुथ है। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी SHO साहब की बातें, और फिर वही कि जहाँ अदम बर्दाश्त वहीं इखलाकी गिरावट, वो बेरारवी कि मुआशरा हमारा किस सिमत जा रहा है। ये सवाल मैं हमेशा मुआशरे की तरफ छोड़ता हूँ, क्योंकि वो मुआशरा ही है जो कि इन चीज़ों को ठीक कर सकता है। और ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि जब दीन से दूरी होगी तो ऐसी मतलब कबाहतों की तरफ इंसान बेरहरवी की तरफ गामजन होगा। तो हमें बीइंग अ मुस्लिम अपने इस्लाम की तरफ ज़रूर लौटना चाहिए, ताकि जो ये मुआशरे में इतनी गिरावट आ रही है और इतना बिगाड़ आ चुका है उसको किसी भी तरीके से हम सुधार की तरफ पाएँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे लाजमी कहना चाहूँगा, यहाँ जिस तरह हमारे इस वक्त आप देख रहे हैं कि यंग ऑफिसर्स ऐड हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, जो कि बहुत खुश आइंद है। और इस आपको क्या लगता है कि जो एक आवाम में और पुलिस में एक मतलब गैप आया हुआ है, वो ऑब्वियस है कि गैप है लोगों के और इसमें एतमाद, तो उसमें जो एतमाद की बहाली में कितना एक असरअंदाज होंगे आप जैसे ऑफिसर्स? इसमें हम काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि हमारा काम आके यहाँ इन कुर्सियों पर बैठ के पहला हमारा काम ये होता है परसेप्शन चेंज करना, आवाम का पुलिस के बारे में राय चेंज करना कि पुलिस वाले कोई बहुत ही कोई ऊपर से आसमान से तो नहीं उतरे, या कोई नूरी मखलूक तो नहीं है, इंक्लूडिंग मी एज वेल। तो सबसे पहले तो हमारा मकसद ये होता है हम आपका और आवाम का सबका परसेप्शन चेंज करें कि आवर डोर्स और ऑफिस आर ओपन फॉर यू एज वेल एज फॉर एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक भी यहाँ आ सकती है, आप भी यहाँ आ सकते हैं, कोई भी अपना इशू किसी भी टाइम, हम तो अपने फ़ोन नंबर्स भी दे देते हैं लोगों को कि जब किसी ने भी अप्रोच करना हो तो वी आर ऑलवेज 24/7 अवेलेबल। तो सबसे पहला परसेप्शन तो हमारा ये होता है कि हम आवाम का जो है ना वो चेंज करें नज़रिया पुलिस के बारे में। उसके बाद हमारी दूसरी कोशिश ये होती है कि अगर हम यंग हैं तो वो एनर्जी और वो हम यूथ अपना फील्ड में दिखाएं, लोगों के साथ रोड पे, लोगों के प्रॉब्लम्स में रोड पे, या कोई रेड्स होते हैं, कोई ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ हम खुद बड़ा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा हमारी जो कमांड है, जो सीनियर हमारी कमांड है फ्रॉम IG टू CPO मुल्तान, उनकी तरफ से भी हमें वाज़ेह खुली इंस्ट्रक्शंस हैं, खुला इंडिपेंडेंस है और 100% मेरिट की तंबीह की गई है हमें। और यही कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से खातिर ख्वाह चेंज भी नज़र आया है और पुलिस का इमेज आवाम और आपके सामने बेहतर पोर्ट्रे होता है। जी तो नाजरीन, आपने सुनी ASP साहब की बातें। तो मैं सिर्फ आवाम से ये कहना चाहूँगा कि वाकई ये इदारे आपके हैं, ये पुलिस स्टेशन पुलिस के नहीं हैं, ये आवाम के हैं। तो आप आएँ खुदारा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा हो गया, सब बहुत अच्छा है, लेकिन सब खराब भी नहीं है। आप आते हैं, आपके साथ कुछ भी होता है तो आगे ऑफिसर्स हैं, मतलब अगर मुहर्रर से कोई वो हो जाती है तो SHO साहब मौजूद हैं, SHO साहब से कोई अगर कोई वो ASP साहब मौजूद हैं, ASP साहब के ऊपर SP साहब हैं, SSP साहब हैं, तो कहीं भी आपकी बात सुनी जाएगी। और जो भी मामलात हैं, जो भी दुनिया में बड़े बड़े मसाइल हैं, वो बातचीत से ही हल हो सकते हैं। और जहाँ भी हल हम देखते हैं कि जो मामलात हल होते हैं वो सिर्फ बातचीत से होते हैं। बड़ी बड़ी जंगें टेबल पे जब आती हैं तो वो हल हो जाती हैं। तो मैं भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुआशरे से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा मतलब पेशेंस, सब्र
اور اس کے بعد بات چیت کا راستہ اختیار کریں, نہ کہ کسی انتہائی قدم کی طرف جائیں, کیونکہ اس کی اجازت نہ تو ہمارا قانون دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے, نہ ہمارا دین دیتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. تو ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہم نے پولیس آفیسر سے بات کی, مدعیان سے بات کی, معاملہ کیا تھا سارا سب کچھ آپ کے سامنے رکھا. اب جیسا کہ میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں, عدم برداشت, اخلاقی گراوٹ اور سب سے بڑھ کر بہرا روی. اب یہاں 2-3 اینگل ہم نے دیکھے کہ ایک تو وہ کہ جو کہ بہت شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ 20 سال کا رشتہ دیور بھابھی کا جسے پامال کیا گیا, لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے. دوسرا وہ کہ جو ایک مرد جب گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں رہتا تو وہ واقعی ذہنی مریض ہو جاتا ہے. تو وہ معاشرے کو اور گھر کو سوچنا پڑے گا, تبھی آپ اس قسم کے معاملات کو, ایسے کیسز کو سدھار کی طرف لا سکتے ہیں, بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. اس دعا کے ساتھ, یا رب العالمین, یا رحیم, یا کریم, اس ارض مقدس کو, ایک پاک سرزمین کو خوشیوں کا, امن کا گہوارہ بنا دے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.